Thank you so much. Thank you, Jaipur Literature Festival, uh, for this wonderful session and for having us here. Uh, दुष्यंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है चारबाग में। और आपको हमने पढ़ा है, आपके लेख हमने पढ़े हैं, किताबें पढ़ी है, गाने सुने हैं और व्यक्तिगत भी आपसे कई मुलाकातें हुई है, लेकिन आज पहली बार आपके साथ मंच पे मैं हूँ और आपकी मॉडरेटर हूँ और मुझे लिए बहुत गौरव की बात है। So we have Dushyant with us, and those who know him or have read him, he belongs to Rajasthan. He's now based out of in Mumbai. He is a film writer, he's a poet, he has written over 10 books and he writes songs also. So आपकी जो शुरुआत आपकी नई किताब से करते हैं, किस्से कॉफियाना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, किस्से कॉफियाना। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि ये किस्से कॉफियाना क्या है, आपकी पुरानी किताबों से कैसे अलग है, और ये नाम बहुत सुंदर और बहुत कैची है। ये कैसे आया किस्से कॉफियाना? हाउ वाज इट बॉर्न? मेरी कहानियों की ये दूसरी किताब है और इससे पहले मतलब कई विधाओं में लिखता ही रहा हूँ, कविता, कहानी, नॉन फिक्शन। तो दूसरी किताब होने के नाते ये था कि मैं इस बार कुछ अलग तरीके से बात कहूँ। तो कहानियों को मुझे लगा कि हम किस्सा गोई वाले देश के या उस दुनिया के लोग हैं, तो मैंने कहा कि इनको किस्सों की तरह देखा जाए। और दूसरी बात ये थी कि कॉफ़ियाना जो शब्द बनाया वो हमने बनाया सूफियाना और कॉफ़ी से मिला के बनाया। तो उसमें यह था कि आपकी इच्छा ज़रूर है आप चाय पीते हुए पढ़ें कि जूस पीते हुए पढ़ें, पर एक ख्याल इस रूप में रखा गया कि आप कॉफ़ी पीते हुए जब कहानियाँ पढ़ें तो एक कॉफ़ियाना मिजाज हो जाए आपका। तो उन किस्सों का एक लहजा जो है उस रूप में हमने सोचा कि पाठक की वो प्रोसेस जो है उसको अंदर भीतर लेने की वो कुछ कॉफियाना रहे। तो उस कैफियत के साथ हमने इस किताब का शीर्षक जो है वो किस्से कॉफियाना रखा है। और बाकी आम जिंदगी से जुड़े हुए किस्से हैं और उनका लोकेल वेरी भी करता है काफ़ी। और पिछली किताबों से मैं अलग तो इसको इसी रूप में देखता हूँ कि एक तो लेखक की अपनी एक यात्रा होती है। तो अब ज़िंदगी में जब से कहानियाँ कहना लिखना शुरू किया तो अब जहाँ तक पहुँचे हैं, जिस रूप में पहुँचे हैं, तो उनके स्वरूप बदलेंगे, उसके ख्याल बदलेंगे, सपने बदलेंगे। और दूसरा लेखक के साथ साथ एक इंडिविजुअल के तौर पे जब आप उम्र के अलग पड़ाव पे होते हैं तो आप अलग तरह से दुनिया को देखते हैं, कहानी की फॉर्म को भी देखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैंने शायद अलग तरीके से कहानियों को देखना शुरू किया है पिछले कुछ सालों में। तो पिछले कुछ सालों की कहानियाँ अलग तरह से मेरे जहन में उतरी, तो मैंने उनको अलग तरह से फिर कागज़ पे उतारा है। जी तबीना। हाँ, आपने ये जो किताब है, ये जो आपने इस बार जो आई है, और ये तो बहुत ही बेस्ट सेलर और 2024 में जो ये पेंगुइन से आई है, तो इसमें जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कुछ तो बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ कहीं कहीं लिंक है, कुछ आपकी लिखावट का लिंक है, क्योंकि फॉर्म स्टाइल जो आपने यूज़ किया है वो सेम है, लेकिन ये जो सारी कहानियाँ आई, ये एक एक टाइम पे आई, या ये कुछ पुरानी कुछ लिखी हुई फिर आपने इनको एक साथ कलेक्शन में डाला? इसका प्रोसेस थोड़ा बुक का आप बताइए। कहानियों की किताब का जो बनना होता है वो किसी भी और किताब की शक्ल से अलग होता है। वो इस तरह से होता है कि आप उपन्यास जब सोचते हैं तो कहानी पहले से आपने सोच रखी है, या कहानी के बहाव में बहते हुए आप अपना उपन्यास पूरा करते हो। दोनों ही तरीके से लेखक लिखते हैं। तो पर कहानियाँ होती हैं एक एक पड़ाव की तरह। आपको कोई कहानी जहन में आई, कोई किरदार समझ में आया तो आपने कहानी रची, और किसी दिन आपको लगता है कि यार इतनी कहानियाँ हो गई कि अब इसको हम किताब की शक्ल दे सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज का मुझे लगता है कि प्राय लेखकों के साथ यही होता है, एक एक करके एक एक पड़ाव करके हम कहानियाँ लिखते चले जाते हैं, और एक एक दिन ऐसा आता है कि हाँ यार अब साइजेबल हो गया है, अब इसका हम किताब ला सकते हैं, दुनिया के सामने किताब आ जाए। तो इस तरह से ये किताब में मुझे लगता है कि एक लंबी प्रक्रिया के तहत
कुल मिला के इसमें 26 कहानियाँ हैं और एक प्रयोगवादी जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मोड मेरा हर कहानी में रहता है कि मैं इस कहानी में अगर मैं बात नई नई कह रहा हूँ तो नए तरीके से कह लूँ। तो क्योंकि अगर हम बात को नई बात भी नहीं कह रहे और नए तरीके से भी नहीं कह रहे तो मुझे एक राइटर के तौर पे मुझे ये लगता है कि फिर मैं काम ये कर ही क्यों रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं चाहिए। तो दोनों में से कम एक चीज़ तो हो कि नई बात चाहे ना हो पर नए तरीके से कह लो। तो हम दोनों ही तरफ कहते हैं कि पुरानी बात नए तरीके से कह दी जाए, नई बात पुराने तरीके से कह दी जाए तो बात बड़ी हो जाती है या महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं इसी रूप में इसको प्रोसेस को आपके सामने शेयर करूंगा। आपकी किताब जब मैंने पढ़ी, मुझे कुछ कहानियाँ मैंने इसमें से पढ़ी और आपके बहुत सुंदर रिव्यूज़ है जो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी। दुष्यंत की कहानियों में बदलते वक्त की वो बारीकियाँ बयान की गई हैं, परेशानियाँ हैरान करने वाली भी है कहानियाँ। देखा जाए तो ये कहानियाँ गिरते मानवीय मूल्यों और खोखले होते रिश्तों पर तीखी तीखी टिप्पणी है। बेधड़क वर्तमान के किस्से हैं, तेजी से बदलते जा रहे परिवेश, जटिल हो जा रहे जीवन और रिश्तों की बारीकियों को आपने इसमें बयान किया है। हमारे समय के महत्वपूर्ण युवा लेखक दुष्यंत अपनी कहानियों के माध्यम से घिनौनी हो चुकी नंगी सच्चाइयों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये रिव्यूज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन कहानियों में आपको क्या क्या मिल सकता है, कैसे सोशो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेस, कैसे सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती है, द चेंजिंग रिलेशंस, द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो ये काफ़ी इन कहानियों में है। कहानियों पे भी आएंगे और दुष्यंत से ये भी कहेंगे कि उनकी 2 फेवरेट कहानियाँ वो हमें किताब में से पढ़ के सुनाएं। लेकिन उससे पहले एक ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आपने रिलेशनशिप्स के बारे में कहानियों में लिखा, किरदारों के बारे में लिखा, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी को यूज़ किया है। मतलब कहानी पढ़ते पढ़ते आप विजुअलाइज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, कहीं संदूक का रंग, कहीं सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, कहीं आसमान दिख रहे हैं, कहीं जो आपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बयान किया है। तो ये जो रिलेशनशिप्स बदलते दौर, कैसे आपने मतलब हाउ डिड यू एक्चुअली टुक एवरीथिंग इन वन स्टोरी, ये कैसे किया आपने? मुझे यूँ लगता है कि एक लेखक धीरे धीरे एक ऑब्जर्वेशन मोड पे आ ही जाता है और चाहे अनचाहे वो आ जाता है। क्योंकि मैं अखबार की दुनिया से जुड़ा रहा हूँ और पत्रकार था नहीं कहूँगा, आप वरना पत्रकार नाराज थे है। और दुष्यंत बहुत सुंदर तो पत्रकार थे, ये फीचर्स एडिटर थे, कॉलमिस्ट थे और हम सब इनको शुरू में पत्रकार के तौर पे ही जानते हैं। तो पत्रकारिता के जीवन के अनुभवों से मैंने अपने कहानी लेखक को मैंने पाला पोसा है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पत्रकार ने मेरे कहानीकार को पाला पोसा है। और इसकी पहली बात तो ये थी कि मैंने अपनी भाषा को सरल करना पत्रकारिता में सीखा। पढ़ाई लिखाई करके आके हिस्ट्री में पीएचडी करके जब मैं लिखता था तो बड़ी क्लिष्ट सी, क्लैरिकल सी जिसे कहते हैं, वैसी हिंदी लिखा करता था। हाँ, कि ये समय की आवश्यकता है। फिर मैं कहने लगा कि हमारे वक्त की ज़रूरत है, थोड़ा सरल कर लो भाई। तो ये करना पत्रकारिता ने सिखाया कि बात जो 100 लोग अखबार पढ़ें वो 100 की 100 बात को समझ जाएं आपके। हाँ, एकेडमिक्स में ये होता है कि आपको 10 लोगों को किताब पढ़वानी है, टीचर्स पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लिटरेचर में ये होता है कि कुछ चुनिंदा पाठक होते हैं जो खास तौर पे पढ़ते हैं। पत्रकारिता ये सिखाती है कि यार हर आदमी जिसके हाथ में अखबार गया है उसको आपकी बात समझ आनी चाहिए। तो वो जो भाषा में सरलता जो अखबार देता है, मासीपन जो जिसको हम बोलते हैं, तो मैंने फिर एक ब्लेंडिंग सीखी कि यार लिटरेरी टूल की तरह भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल अलहदा चीज़ है। अखबार आपको देता है कि आप उतना सरल कर लो कि बात सब तक पहुंच जाए। तो इसीलिए मेरी एक ताकत ये बनती है कि जब मैं लिटरेचर में लिखता हूँ तो उसके कंसर्न अपनी जगह रहते हैं, दुनिया उसकी अपनी जगह रहती है, पर कहन जो है वो ऐसा होता है कि वो सब कोई भी पढ़े और उसको बात समझ में आ जाए। तो
जहाँ हम ये बात, आपका सवाल क्या था मैं भूल गया, पता नहीं, मैं आप बताइए जरा। एक बस सवाल था कैरेक्टर्स, रिलेशनशिप्स, पर्सनालिटी, बेसिकली वो आपने अपनी स्टोरीज में कैसे। हाँ, तो एक ऑब्जर्वेशन की मैंने बात शुरू की थी कि हम किरदार जो हमें आसपास मिल रहे थे, और मैं अपनी कहानियों में लगातार बदलती हुई दुनिया को भी देखता रहा हूँ। आप ये बात मान के चलिए कि मैं पढ़ाई के दिनों या उसके बाद के दिनों में मोबाइल दुनिया में आ रहा था, फिर मोबाइल के उन हैंडसेट से एक बदलाव आया कि हम एंड्रॉयड तक आए, फिर अब एंड्रॉयड से आगे की दुनिया में हम जा रहे हैं। तो ये 3 या 4 जनरेशन का बदलाव मोबाइल के साथ जो आया, तो उनके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि युवाओं की कहानियाँ कहते हुए आपको लगातार लगता है कि युवा जिस तरह से बदल रहा है, तो मैं उस रूप में कहूँगा कि मैं उनकी कहानियों को शायद उस तरह से तो नहीं कह सकता कि जैसे कोई युवा कहेगा, पर मैंने ये कोशिश की कि यार शायद हम उसको एक एम्पैथी के ज़रिए से कुछ कह सकते हैं क्या। सिंपैथी से आगे निकल के मैं एम्पैथी तक पहुंच के उन किरदारों की बात कही जा सकती है क्या। वरना कोई आदमी कहेगा कि यार एक तो ये बूढ़ा हमारे संसार को जज कर रहा है। हमारे यहाँ परंपरा 10 साल बड़े या 5 साल बड़े आदमी को भी हमसे बूढ़ा बता दिया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने ये सोचा कि क्या मैं किसी तरीके से बिना जज हुए, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं देखता हूँ कि यार हमारी पीढ़ी के बाद में जाके एक तो खौफ खत्म हो गए, सामाजिक डर बिल्कुल खत्म हो गए, अनअपोलोजेटिकनेस जो है वो नई पीढ़ी में मुझे इतनी सुंदर चीज़ लगती है कि ज़्यादा किसी को एक्सक्यूज़ नहीं देना है, माफ़ी नहीं मांगनी है, जैसे हैं वैसे हैं। तो ये पूरा जो किरदार बनता है नई पीढ़ी का, हाँ, वो फिर कहानियों के घटनाक्रम को भी तय करता है। आप ये बात मान के चलिए कि अगर हमारे आसपास लोगों के किरदार बदल रहे हैं, तो उन किरदारों से कहानियों के घटनाक्रम भी बदलेंगे। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि मैं सिर्फ अनअपोलोजेटिकनेस की बात करूं कि एक रिलेशनशिप में है और एक व्यक्ति को लगता है कि यार हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि जिसको आजकल घोस्टिंग कहा जाता है, कि एकदम एक आदमी तुरंत एस्केप कर जाए, बताना ही ज़रूरी नहीं समझे कि यार मुझे तुमसे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं रही। तो वो जो एक घोस्टिंग की प्रोसेस है, वरना तो हम पहले की पीढ़ियों में ये था कि धोखा दे दिया, छोड़ के चला गया, मैं कैसे जाऊंगा, इतने सारे नैतिक बोझ दिमाग पर रहते ही रहते थे, और आसपास के लोग भी, दोस्त लोग भी कहते थे अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी जिंदगी मुहाल हो जाती थी, आपको छोड़ दिया गया तो जिंदगी मुहाल हो जाती थी। कि दोनों ही कंडीशन में ये होता था कि यार आपके दोस्त ही आपको कहने लग जाते थे कि तुमने फला लड़की को धोखा दे दिया, समथिंग लाइक दैट, या फिर ये कि यार तुमने धोखा खा लिया तो वो आपके साथ उस रूप में छेड़खानी आपको रहनी है। तो मैं ही मानता हूँ कि समय के साथ चीज़ें इस रूप में बदली हैं कि किरदार अपनी चीज़ें अलग तरह से देखने लगा है, दोस्त भी अलग तरह से देखने लगे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हुई है, और अपने सपनों में रंग भरने का काम जो नई पीढ़ी करती है, अब वो ब्रश किसी और से नहीं लेती। मैं इसको इस रूप इस में पे कहता हूं। जोरदार तालियां। वो अपने ब्रश से ही रंग भरती है। हम लोग क्या करते थे, हम पिछली पीढ़ी से ब्रश लेते थे, हमारे पास नैतिकता के वो ब्रश बहुत सारे थे। हाँ, शायद पता शुक्रिया। नहीं। यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यंग दोस्त जो मुझे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। और ख़ास तौर पर जो आपने घोस्टिंग शब्द बोला, तो एक और शब्द भी है, उसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो ये बिल्कुल साथ में ही चलते रहते हैं दोनों, और बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। शुक्रिया। वापस किताब पे आते, किताब के शीर्षक जो है, छोटे छोटे जो स्टोरीज के जो टाइटल्स है, जो चैप्टर्स के नाम हैं, जो कहानियों के नाम है, वो बहुत दिल को छू लेने वाले हैं। संदूक, ताला चाबी, दरवाज़ा, ये भी समय है, बीच सड़क पर, मुस्कुराती हुई लड़की, बीच सड़क पर। और एक सुंदर सा जो टाइटल है जो मेरे दिल को छुआ है, वो है तो शॉर्ट स्टोरी का टाइटल, पर एक कविता जैसी है। तीसरे कमरे की छत, 5वीं सीढ़ी और 12वां सपना, है ना। बहुत सुंदर लिखते हैं दुष्यंत। दुष्यंत, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी बहुत सारी स्टोरीज है, पर संदूक बहुत ही, क्योंकि अभी इस समय में हम संदूक को आप पढ़ पाएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इसको रिसाइट करिए।
इसे अपनी प्रिय कहानियों में भी मानता हूँ और आपकी ज़िंदगी के ये 3 मिनट लेने जा रहा हूँ। दादी रामकोरी एक चाबी को अपने छींट के घाघरे के नाड़े से बांध कर रखती थी। दादी छींट का घाघरा ही पहनती थी। नहाते समय घाघरा बदलता तो चाबी को दूसरा नाड़ा मिलना तय होता था। घर के सारे छोरों की निगाह उस चाबी पर रहती थी। किसी ने नहीं देखा कि दादी ने दिन या रात के किसी पहर उस चाबी का किसी ताले को खोलने में इस्तेमाल किया हो। एक बार दादा हरदयाल ने दादी से इस चाबी के लिए लड़ाई भी कर ली थी कि बता रांट किसकी है, कौन से ताले की है। पूरे 9 दिन दोनों में अनबोला रहा था। कार्तिक का उतरता हुआ महीना था, जाड़ा अपने चरम पर था। उस रात काली पीली आंधी आई थी। उस वक्त दादी उस पुरानी साड़ हमारे आयताकार कमरे को बोलते हैं राजस्थानी में, उस आयताकार कमरे में बट्ठल में खीरे डालकर तप रहे थे कि रात कट जाए। दादी को दौरा पड़ा और दादी के प्राण निसर गए। दादा ने दादी के नाड़े से बंधी चाबी खोली, सारी अलमारियों और संदूकों में लगाकर देखी। पिछली रबी की फसल के गेहूं की बोरियों की ढेरियों के बगल में रखी सबसे छोटी संदूक में चाबी लग गई। ताला जंग खा गया था। चाबी के साथ 2-4 बार हिलाया तो खुल गया। संदूक में बस एक किताब थी, श्रीमद् भागवत गीता। गीता पुरुष गोरखपुर की गीता, श्रीमद् भागवत गीता, और उसके बीच में खत पीला पड़ गया था। खत खोलते हुए दादा ने के हाथ कांप रहे थे कि कहीं फट न जाए। खत हिंदी में लिखा था, मगर वर्तनी की गलतियां थी जो बता रही थीं कि लिखने वाले को ज़्यादा हिंदी नहीं आती। खत में लिखा था, मेरी हमनफस रामकोरी, पूरा परिवार पाकिस्तान जा रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और कभी लौटना हुआ तो ज़रूर आकर मिलूँगा। तुम शादी कर लेना, तुम्हारा रसूल। जोरदार तालियां। दादा ने खत को बहुत डरते हुए उसी किताब में रख दिया। किताब उसी छोटी सी संदूक में रख दी और संदूक को ताला लगा दिया। चाबी अपनी धोती की गांठ में रख ली और उन्होंने बेटों को आवाज दी। पूरा परिवार शोक में डूब गया। सुंदर, ब्यूटीफुल। ऐसी ही ग्रिपिंग स्टोरीज और हैं इस किताब में। वापस एक और कहानी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले दुष्यंत यहाँ है तो और इनकी गानों और लिरिक्स जो ये लिखते हैं, जो ये स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं फिल्म्स की, वो बिल्कुल परे है उससे उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे, क्योंकि यंगस्टर्स हैं आपके पूरे सेशन में, और आई एम श्योर बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स बनना चाहते हैं, सॉन्ग्स लिखना चाहते हैं। OTT अभी प्लेटफॉर्म सब लोग यूज़ करते हैं, और आपने भी धीरे धीरे पत्रकार, लेखक और अपने अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई, अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई किया। आप थोड़ा स्क्रिप्ट राइटिंग और अपने जो आपके लिरिक्स जो आपने लिखे हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, मुझे लगता है इसको मैं किस रूप में संबोधित करूं, क्योंकि ये अपने आप में एक लंबा विषय है। और क्योंकि आपकी पोइट्री और आपकी शॉर्ट स्टोरी से अलग है बिल्कुल, क्योंकि उसमें लिरिकल भी होना है, गाने जैसा लगना चाहिए, या जो फिल्म की जो स्टोरी है वो कैसे थोड़ा सा। हाँ, तो मैं उस पर कुछ बुनियादी बात मैं इसी रूप में कह सकता हूँ कि लेखक अपनी बुनियाद में एक लेखक होता है, तो वो अगर सीखने पे आ जाए तो दुनिया की कोई भी चीज़ लिखना सीख सकता है। एक तो मैं तो बुनियादी तौर पे ये बात मानता हूँ। थोड़ा माइक को। तो कोई भी लेखक जो है दुनिया में सीख कर कुछ भी लिख सकता है, ये तो मैं मानता हूँ। मैं इतना एलिट नहीं कहूँगा कि भी दुनिया में फिल्म लिखने वाले या गीत लिखने वाले लोग कोई आसमानी वो आमद होते हैं कि यार केवल वही लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। हर कोई आदमी लिख सकता है। हम सब सिनेमा देखते हैं। सवाल सिर्फ ये होता है कि एक फिल्म को आप 4 बार देखिए, आपको उस फिल्म की मेकिंग समझ में आने लगेगी, उस फिल्म का लिखा हुआ समझ में आने लगेगा। एक बार अब आप एक फिल्म को एक बार ही देखते हैं तो आप केवल कहानी में रहते हैं। दूसरी बार देखते हैं तो लगता है कि कहाँ से सीन छोड़ा गया। तीसरी बार में समझ में आता है कि यहाँ से कट लिया गया। चौथे बार में आपको समझ में आता है कि यार इस सीन को उस सीन से जोड़ा गया। और 5वीं बार देखते हैं तो पूरी फिल्म आपके सामने स्क्रीन प्ले आपको लिखना आ जाता है।
आप किसी भी फिल्म को 5 बार देख लीजिए, मेरा ये दावा है कि आप स्क्रीन प्ले राइटिंग की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये पहली बात है, आपको समझ कहना चाहूँगा। दूसरी बात फिर इससे जुड़ी हुई है कि गाने का मैं ज़रूर थोड़ा सा मानता हूँ। गाने केवल प्राय वो लोग लिख पाते हैं जिनका पोइटिक सेंस होता है, जो कविता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, तो बिना कविता की आपकी ओरिएंटेशन के या थोड़ी प्रतिभा के आप गाने लिखने की तरफ नहीं जा सकते। और दूसरा ये कि गाने क्योंकि छंद विधा से आएंगे, या तो फिर या आपको म्यूजिकल सेंस हो, दोनों ही तरीके से आप सीख सकते हो। तो या तो आप म्यूजिक सीखें गाने लिखने के लिए, या फिर आप छंद सीखें। छंद चाहे हिंदी का हो या उर्दू की बहर हो, दोनों ही तरीके काम में आते हैं। मेरी परवरिश उर्दू की बहर से हुई है। मैंने गज़ल के तरीके से अपनी गाने लिखने की प्रैक्टिस की थी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये इतनी सी बुनियादी बात मैं यहाँ कर सकता हूँ। आपका डॉक्टरेट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है और आप रिसर्च स्कॉलर रहे हैं लंबे समय तक, और अभी आपसे जो अभी बातचीत हुई इन दिनों तो पता चला कि अभी 2 साल से आप म्यूज़ियम प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा आपकी दिलचस्पी हुई है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। वो इतिहास और कहानी कहने की दोनों विधाएं मिल रही थीं, और मैं शायद मेरे चुने जाने की वजह ये थी कि वो प्रोजेक्ट हिस्ट्री से जुड़े हुए थे म्यूज़ियम के। तो उनको एक क्रिएटिव आदमी मिल गया, हिस्ट्री वाला भी था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ दिन का रोज़गार मिल गया। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि ये 2 प्रोजेक्ट इस रूप में थे कि गुजरात में मांडवी नामक एक जगह है, और एक हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनका जन्म स्थान है। तो उनकी जन्म स्थान पर सरकार ने एक म्यूज़ियम बनाया, तो उसकी स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। और ये 2023 का काम था। 24 में फिर एक काम किया कि महाराष्ट्र में एक वाशिम नाम की जगह है, वहाँ पोहरा देवी एक बंजारों का तीर्थ स्थान है, वहाँ महाराष्ट्र सरकार ने बंजारों का म्यूज़ियम बनाया। तो बंजारों के म्यूज़ियम की हिंदी स्क्रिप्ट और फिर उसका लाइट एंड साउंड शो, तो वो सब मैंने लिखा। तो उसमें गाने थे, उसमें डायलॉग्स थे, उसमें स्क्रीन प्ले जैसा भी कुछ था। तो वो एक अलग विधा जैसा काम था, पर कुल मिला के बात ये थी कि बंजारे किस रूप में दुनिया में आए, सॉरी उनका विकास किस रूप में हुआ, अलग अलग शासनकाल में उनकी क्या भूमिकाएं रही, वो ट्रेड करते थे, कल्चरली कैसे थे, क्या खान पान था, उस पूरी कम्युनिटी के उस पूरे इतिहास को उस म्यूज़ियम में दिखाया गया था। तो वो एक अलग तरह का काम फिर किया, और गाने जैसी बहुत सारी चीज़ें बनी उसमें। तो ये इस रूप में था कि हिस्ट्री के मेरे काम को और इस क्रिएटिव काम को, जैसे मैंने बताया, वो उसकी ब्लेंडिंग हो गई। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, बंजारा म्यूज़ियम को। आप कभी जाएंगे तो आपको जो भी शब्द लिखा हुआ हिंदी का मिलेगा या आप सुनेंगे, वो मेरे ही द्वारा लिखा हुआ मिलेगा आपको। जोरदार तालियां। तो वाशिम जाएं तो आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ही है जो आप डाइवर्सिफाई किए, और ऑफ कोर्स जो आपके अंदर जो एक हिस्ट्री बफ, क्योंकि आप स्कॉलर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता होगा कि है ना, इसको भी कहीं बाहर आना चाहिए, और ये वही है आपकी अपने, मतलब जो आपका सब्जेक्ट था उससे मोहब्बत ही थी, जो एक और मोहब्बत जो आपका लेखन है उसमें आ गई। हाँ, यकीनन मुझे लगता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इतिहास में लंबा समय गुजारा है मैंने। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया, फिर एमए नेट जेआरएफ पीएचडी करके पढ़ाने की सारी काबिलियत हासिल की। फिर किसी दिन लगा कि चलो छोड़ो यार, कुछ और करते हैं। तो इस तरह से फिर वो एक मेरी ज़मीन तैयार हुई। मैं ये मानता हूँ कि एक लेखक के तौर पे इतिहास ने मेरे को पढ़ने का, दुनिया को देखने का नज़रिया दिया, और उस नज़रिए ने फिर मुझे मेरे मेरे लेखन में एक अलग तरह की शायद एक डेप्थ दी होगी। सरलता मुझे पत्रकारिता ने दी कि यार डेप्थ के साथ आप सरलता को साध लो, तो शायद आप अच्छी बात कह सकते हो, दुनिया तक ज़्यादा पहुंच सकते हो। आ, एक लास्ट सवाल, और उसके बाद हम सवाल मंच से भी आगे अपने ऑडियंस से लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी एक और रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कोई भी अपनी कहानी जो आपकी फेवरेट है, पहले संदूक तो मेरा फेवरेट था, अभी जो आपका फेवरेट है उसमें से अगर आप जितना आप एक्सर्प्ट पढ़ सके। समय कम है, छोटा सा टुकड़ा एक कहानी से हाँ, पढ़ एक लूं। छोटा सा हाँ टुकड़ा हाँ। आप तो खैर,
उसी कहानी पर आता हूँ जिसका नाम आपने लिया पोइटिक शीर्षक के लिए। उसका थोड़ा सा टुकड़ा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, एक डेढ़ मिनट के समय में आपको। तीसरे कमरे की छत, 5वीं सीढ़ी और 12वां सपना। गांव सुल्तान सिंह वाला अब वैसा गांव नहीं रहा था। अब घर घर में टीवी तो पिछली पीढ़ी के बचपन के दिनों में ही आ गया था। अब हर तीसरे घर में वॉशिंग मशीन आ गई थी। पहली वॉशिंग मशीन जिस बहू के साथ मुंह दिखाई में दी गई थी उसका नाम था बस करो, अपने पिता की 5वीं बेटी। नाम बस करो इसलिए कि बस करो भगवान, अब तो अगला बेटा हो। यह भारतीय इतिहास के स्वातंत्र्योत्तर काल का वह समय था जब गांव के बच्चे शहर पढ़ने या नौकरी करने तो जाते थे, बसने के लिए नहीं जाते थे। तब तक गांव में हर कोई मंदिर या धार्मिक स्थान भी नहीं था। बस गांव के आदि पुरुष सुल्तान सिंह का थान या चौकी थी। वहां कोई मूर्ति भी नहीं थी। जहां आते आते लोग सिर्फ सर झुकाकर गुजर जाते। किसी का मन होता तो शाम को एक दिया जलाकर चला जाता। कोई 10 पीढ़ी गुजरने के बाद भी सुल्तान सिंह जी का थान दादाजी का ही थान था, यानी उसका प्रमोशन नहीं हुआ, ना ही उन्हें लोक देवता की तरह पूजा जाने लगा। ग्लोबलाइजेशन के आने तक सुल्तान दादा के थान के पास खड़े होकर झूठ बोलने की हिम्मत पूरे गांव में कोई नहीं करता था। बस करो की शादी से ठीक पहले जो बहू आई थी वह दहेज में वॉशिंग मशीन लाई थी, गांव की पहली वॉशिंग मशीन। उस बहू ने 6 महीने बीतने से पहले ही तलाक दे दिया और वॉशिंग मशीन साथ ले गई थी। इस तलाक के बाद गांव के लोग दहेज में वॉशिंग मशीन नहीं लेते। वॉशिंग मशीन ससुराल की ओर से मुंह दिखाई में बहू को दी जाती है। पर इससे गांव में उसके बाद तलाक ना हुए हों ऐसा भी नहीं हुआ। यह कहानी मुंह दिखाई में मिली उस वॉशिंग मशीन की बिल्कुल नहीं है। बस करो के पिता यानी उर्मिला के पिता सुरेंद्र का सुर तो 12 गड़बड़ाया हुआ है, यानी गला बैठा हुआ है। और इंद्र ऐसे कि पुश्तैनी जमीन बिरानी है, यानी इंद्र बरसे तो खेती हो। और सुरेंद्र का गांव 100 साल पहले यह कुल जमा 50 घरों की बस्ती थी। गांव की रिहायश में पीपल के 3 पेड़ इतने प्राचीन है कि फिलहाल जीवित सभी गांव वालों ने तब से उन्हें देखा है जब से होश संभाला है। गांव की सरकारी डिस्पेंसरी 50 साल में भी अपग्रेड नहीं हुई है, यानी 50 साल से कंपाउंडर ही डॉक्टर के रूप में संबोधित और प्रतिष्ठित है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल 60 के दशक में बन गया था, उसे मिडिल स्कूल बनने में 30 साल लग गए। तब तक गांव में 2 बार प्राइवेट स्कूल खुलकर बंद हो चुके हैं। मासूम इत्तेफाक ये है कि दोनों को शुरू करने वाले माननीय शिक्षाविद 10वीं फेल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। A very strong visual imagery that actually you've used in your short stories. मैं बहुत सारा मुझे कोई राजस्थान का भी कोई गांव PHC स्कूल्स वो सारे नज़र आ रहे थे ये सुनते सुनते। और ऑफ कोर्स लोग हमारे पास एक और सवाल का टाइम है और उसके बाद हम लोग सेशन ऑडियंस के लिए खोल देते हैं। आपका बडिंग राइटर्स के लिए क्या मतलब मार्गदर्शन है, आप क्या बोलना चाहेंगे बडिंग राइटर्स के लिए, क्या एडवाइस है? और आप आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप करंटली किस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बडिंग राइटर्स को तो मैं सलाह क्या दूं, क्योंकि ज़िंदगी आपको जो सिखाती है वो बड़ा होता है और लिखने का साहस आप खुद में पैदा कर लें तो हर कोई लेखक है, मैं ये मानता हूँ। तो और इस बात के साथ ये ज़रूर माने कि अपने कुछ फेवरेट लेखक ज़रूर माने, उनको बार बार पढ़ें और वो आपको घर बैठे सिखाएंगे। ये बात मान के चलिए कि भाई मेरे फला लेखक कौन है, कि यार फला व्यक्ति मेरा फेवरेट राइटर है, वो बहुत अच्छा लिखता है, उसकी सारी किताबें मैं पढ़ डालूं, तो वो आपको घर बैठे आके में लिखना भी सिखा देगा। एक दिन आपको लगेगा कि हाँ यार मैं लिखना सीख, कुछ दिनों तक आपको असर भी आएगा कि जिस दिनों मान लो मैं निर्मल वर्मा को पढ़ रहा था तो निर्मल वर्मा मेरी लिखने में आते थे, पर मैं उनको बुरा नहीं मानता था कि आने दो यार, कोई बात नहीं, गुरु हैं, उस्ताद हैं, उस्तादों के असर तो आने चाहिए, क्या परेशानी, इसमें बुराई क्या है, मैं उनको अपनी तरीके से लेके आऊँगा। तो उन उस्तादों के असर धीरे धीरे आप पर अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। और हौसला रखें और दुनिया को अपनी नज़र से देखें। साहिर का एक शेर है जो मुझे याद एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ कि यार हमारे पास अपनी नज़र से दुनिया को देखने के अलावा है ही क्या, हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम अपनी नज़र से दुनिया को देखें। और अगर आपकी नज़र कुदरत को, अल्लाह मियाँ को, ईश्वर को, जिसमें भी आपका भरोसा है, अगर आपको लगता है कि आपकी खास नज़र देके उसको नहीं भेजा गया है आपको, तो उसने भेजा ही क्यों आपको?
लानत है ना कुदरत पे, अगर आपको अलग नजर दे के नहीं भेजा तो। मैं मानता हूँ हर इंसान को खास नजरिए, दृष्टि, काम के लिए भेजा गया है दुनिया में। तो अपनी उस आदत को पहचानिए, उस क्षमता को पहचानिए कि मुझे कुदरत ने क्यों भेजा है, स्पेशल बना के भेजा है आपको। उस स्पेशलिटी को पहचान लीजिए, रास्ता खुल ही जाएगा। के फेवरेट ऑथर्स या राइटर्स दो चार, सो दैट यू नो दे आल्सो। बड़ी लंबी फेरिस्त बहुत है मुझे फेरिस्त है, लगता है। कोई भी वह तो 3 4 5 जो अपने। निर्मल जी का नाम मैंने जैसे लिया ही कि यार, हिंदी में जिनसे मैं प्रभावित होता हूँ कंटेम्प्रेरी में, मतलब थोड़ा सीनियर पीढ़ी में देखूँ तो उदय प्रकाश मुझे बहुत पसंद रहे हैं। हमारे राजस्थान के विजयदान देथा बिज्जी, जिनसे मैंने कहानियाँ सबसे पहले जीवन में जिनकी पढ़ी या सुनी जिसको कहते हैं, उनसे कहानी लिखना शुरू किया। फिर बाद में जीवन में कहानी लिखने में ओ हेनरी बहुत जीवन में शामिल हो गए। वो मेरी बहुत सी कहानियों में उनका असर दिखता है, क्राफ्ट में दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे मुझे लगता है, मैं किस किस का नाम मैं याद नहीं आ पा रहा अभी। और अभी आप किस पे काम कर रहे हैं? अभी हम आपका नया। हाँ, अभी एक उपन्यास मैंने पूरा किया है, शायद वो इस साल प्रकाशक की कृपा होगी तो शायद इस साल आ जाए, नहीं तो अगले साल आए। इंशाल्लाह इट विल कम। हाँ, तो वो अपनी तरह से एक बहुत प्रयोगात्मक अलग तरह का उपन्यास है, वो आपको लोगों को पसंद आएगा। बाकी अगली जो चीज़ मैं उपन्यास पर अभी काम कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा हिस्टोरिकल फिक्शन में और जाना चाहता हूँ। शायद कुछ ऐसी चीज़ें मैं हिस्ट्री की करूँगा या हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन में भी शायद मैं अटेम्प्ट करूँगा। और पंजाब की हिस्ट्री पे कुछ अलग से काम कर रहा हूँ। वो मेरा एक पैशनेट बहुत अलग इलाका रहा है। रंजीत सिंह से पहले के ज़माने 12 मिसलों से लेके और रानी झिंडन और दिद्दा और वो सब जो सुकर चकिया और वो सब मिसलें थीं, और उन दिलीप सिंह का और राजा बनाना और इसको क्रिश्चियन बना दिया जाना। तो पंजाब हिस्ट्री के बड़े एपिसोड्स हैं। और पंजाब साम्राज्य जो आप ये जानते हैं लाहौर से लेके और हमारे कश्मीर तक था, हिमाचल भी उसका हिस्सा था। तो ग्रेट ग्रेट जो आखिरी बड़ा साम्राज्य था जिससे अंग्रेज बहुत डरते थे, और एक समय तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सतलज को पार करके और रणजीत सिंह के साम्राज्य में दाखिल हो जाए। वो तो अंग्रेज़ों ने अपनी जो बातें कहीं और समझौते किए उससे उन्होंने गद्दारी की। रणजीत सिंह अपनी बात पे अडिग रहे कि यार हम अमृतसर की संधि को तोड़ेंगे नहीं, सतलज को पार नहीं करेंगे। खैर मैं बहुत बह गया, माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़। शुक्रिया दुष्यंत, बहुत खूबसूरत बातचीत रही। हम वी आर ओपनिंग द फ्लोर फॉर ऑडियंस। वी हैव टाइम फॉर मे बी 1 or 2 questions. I can see some hands there. Can please volunteers help with the mic? Yeah, one there, one behind. Yeah, quick questions. हेलो सर, आपका नाम दुष्यंत है और दुष्यंत नाम से एक और जो है महापुरुष हमारे हिंदी जगत में हुए हैं। तो इस नाम का, क्योंकि मैं जब सर्च करता हूँ, मैंने आपको पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि दुष्यंत कुमार साहब ने कब ऐसा लिखना शुरू किया। तो इस नाम का आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्या फ़र्क रहा है इस नाम का आपके साथ? देखिए, मेरे दादा ने मेरा नाम कुछ और रखा था, फिर वो नाम मेरे फादर को पसंद नहीं था तो उन्होंने नाम मेरा रख दिया दुष्यंत। मेरे दादा ने मेरा नाम रखा द्वारिका प्रसाद, बड़ा ट्रेडिशनल सा नाम था। तो मैं कहता हूँ मेरे फादर को शुक्रिया कहता रहा कि हाँ यार आपने ठीक सा नाम रख दिया। बाद में जब लिखने की दुनिया में आए तो लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। हाँ, अब अमिताभ बच्चन के नाम से दुनिया में एक्टर तो नहीं आ सकता, कुछ भी बन जाए, अमिताभ के नाम से बड़ा मुश्किल होगा। तो वही दुष्यंत कुमार के साथ था। पर हाँ, ये था कि 1975 में उनकी डेथ होगी, मैं उसके बाद दुनिया में आता हूँ। तो रहा सवाल ये कि मैं उससे फ़ायदा मिला कि नुकसान मिला। ये होता है कि लोग तुरंत कनेक्ट करते हैं और अक्सर यही कहते हैं। आज भी 3 लोग मिले दूसरे सेशन में, वो अच्छा आपने लिखा था कि अब तो हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए और पत्थरों को तबीयत से उछालो यारो। मैं बार बार कहता कहता थक चुका हूँ कि मैंने वो नहीं लिखा। अब वो लोग तारीफ़ करते हैं, फिर मैं क्या करूँ? मैं कहा ठीक है सर, अच्छा लिखा हुआ है, वो वाकई अच्छा लिखा हुआ है, मैं क्या बोलूँ कि मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो खैर बहरहाल वो होता है, पर मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि एक लिगेसी है उनकी और उसका मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बड़े राइटर थे, बड़े गज़लगार थे, उन्होंने हिंदी में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं मोस्टली इसीलिए मैं शायद फिल्मी दुनिया में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और कहानियाँ कह लेता हूँ। दुष्यंत कुमार की गज़ल के फॉर्मेट में ज़्यादा जाने की हिम्मत करता नहीं हूँ। कभी कोई गज़ल कह लेता हूँ तो दोस्तों की भी सुना के मैं चुप हो जाता हूँ। One more question, पीछे. Or we can have 2 together, then he'll answer because we are running short of time. Yeah. Namaste, sir. This is Rajesh.
सर जब आपने लिखना स्टार्ट किया तो अपने इनिशियल डेज में क्या क्या स्ट्रगल्स किए उसके बारे में थोड़ा बताएं। One more question पीछे, then he can answer both हाँ। together. Yeah. स्ट्रगल तो देखो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे समय में घर पे आपको कोई ये नहीं मानता कि लिखना कोई पेशा हो सकता है। एक समय के बाद आपको लगने लगा कि यार आपको लिखने का काम अपनाना है, तो लोग वह कहते हैं वो तो ठीक है यार, पहले नौकरी का जुगाड़ कर लो, कुछ ना कुछ और कर लो, क्योंकि इसको नहीं मानते। ठीक है, तो शौक है, शौकिया करते रहना। तो आपको कई साल जीवन के इस रूप में लग जाते हैं कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके लोग माने कि यार लेखन होना भी कोई काम हो सकता है, ये भी जिम्मेदारी भरा काम है और इसको एक नौकरी की तरह किया जा सकता है। हाँ, तो वो जिम्मेदारी से भरे काम की तरह देखने को अपने आसपास के लोगों में एक्सेप्टेबल बनाना वही बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो जैसे मैं याद अभी भी करता हूँ, वो याद होता है कि कविता तो भरे पेट का गीत है, मेरी माँ अक्सर कहती थी। तो कि भरे पेट का गीत है कविता, मतलब पहले पेट भरा हो ना तब कविता याद आती है, वरना पहले रोटी याद आती है। तो खैर उसके अलग मायने, अलग संदर्भ हैं, वो हम जूझते रहते हैं, पर मन का काम करने के सुख अलग होते हैं, उसके लिए जूझना पड़ता है, पर उसकी तसल्लियाँ अपनी हैं। तो दुख और सुख हमारे खुद के चुने हुए हैं, लिखने के सुख और वो दुख वही जाने जो उसको चुनता है। अगला सवाल कोई हो तो हम सेशन को समाप्त करें। हम Dushyant will be here at author signing and around the venue. I'm sure there are so many questions. मैं हाथ ऊपर देख सकती हूँ, वो आपसे व्यक्तिगत अभी मिलेंगे इस सेशन के बाद। मैं मिल पाऊंगा आपको ऑथर साइनिंग के वक्त? हम बाहर मिल सकते हैं? हाँ, author किताब signing। अवेलेबल है जी। हम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।